सो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत बेहतरीन चल रही होगी। भले आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अभी स्कूल में और स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, वो मेरे को लगता है ऐसा कि वो बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में आपने जैसा कि टाइटल पढ़ लिया होगा प्लस आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर भी नहीं बोलूँगा, इंग्लिश की हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन लेवल पे कि इंग्लिश का लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, क्या हमें पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए कोर्स, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, जिसको नहीं पढ़ना चाहिए उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा कि किसको ये कोर्स नहीं पढ़ना चाहिए। लाइक इंग्लिश में ग्रामर भी होता है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी होता है, वोकैब वाला पार्ट भी होता है। उसके अलावा इंग्लिश में कुछ लोगों को ये होता है स्पीकिंग वाला पार्ट भी कुछ लोगों का कमज़ोर होता है। तो किसको ये कोर्स पढ़ना चाहिए और किसको नहीं पढ़ना चाहिए उस पर भी अच्छा डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करते हैं किनको ये कोर्स पढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन से एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले सीजीएल। सीजीएल कौन सा? एसएससी सीजीएल। आप लोगों को मालूम है मेंस में 135 मार्क्स की इसमें इंग्लिश आती है। ठीक है, सीएचएसएल में भी इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके अलावा एमटीएस का एग्जाम भी ले लो, आप जीडी का एग्जाम ले लो, बहुत सारे एग्जाम जो हैं एसएससी के, उन सब में इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, सब में ही। एसएससी का स्टेनो भी मैं बोलूँगा, उसमें भी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे लेवल पे आती है। उसमें मैथ्स का कोई रोल नहीं होता स्टेनो के पेपर में। ठीक है, वहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड पे बहुत मेहनत करनी होती है। तो बहुत सारे अपने अपने लेवल पे हर चीज़ पे इंग्लिश में तो कुछ ना कुछ आपको पार्ट प्ले करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ ही एग्जाम्स हैं ऐसे, एक दो एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती, बाकी ओवरऑल हर एग्जाम में इंग्लिश आती है, भले वो स्टेट के एग्जाम्स हो या सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो। ठीक है, दूसरी चीज आती है क्या, अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये कोर्स बेनिफिट और किन किन लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गए स्पेसिफिकली टू एसएससी। इसके अलावा बैंकिंग एग्जाम्स भी होते हैं, रेलवे के एग्जाम्स भी होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्स होते हैं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भी इंग्लिश ग्रामर आती है, तो क्या ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है क्या? तो इस चीज पे अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग बात करते हैं कोर्स इज फॉर दोज, राइटिंग पे मत जाना है ना राइटिंग पे मत जाना। ठीक है, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए हु लेफ्ट देयर स्टडीज। ठीक है, जिन्होंने अपनी स्टडीज छोड़े हुए बरसों हो गए, लाइक मान लो आप 10-15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, जिन्होंने स्टडीज को छोड़ दिया, बिल्कुल इंग्लिश पता ही नहीं है। पहले पढ़ा था एक टाइम पे इंग्लिश ग्रामर को, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो अच्छे से कि इंग्लिश ग्रामर स्कूल लेवल पे कितना ही डिटेल में पढ़ाई जाती है। ठीक है, स्पेसिफिकली इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो इंग्लिश ग्रामर बहुत, मतलब मैं भी पढ़ा हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूल से, तो इंग्लिश ग्रामर इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया कभी भी। ठीक है, और सही बात बोलूँ तो अमेरिकन इंग्लिश जो है उसमें ग्रामर का इतना बड़ा रोल रहता भी नहीं है। ग्रामर का जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो ब्रिटिश इंग्लिश में रहता है, बिकॉज वो लोग जो है जब डिस्कशन भी करते हैं ना तो ग्रामर को बहुत ध्यान में रखते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जिन लोगों ने अपनी स्टडीज को बरसों पहले छोड़ दिया था, 15-20 साल हो गए जिनको छोड़े हुए, और अब वो वापस से इंग्लिश में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज आती है बी पॉइंट, जो अभी स्कूल के अंदर है। जो अभी स्कूल में है, और मान लीजिए जैसे 5th या 6th क्लास में जो बच्चे हैं, 7th 8th क्लास में जो बच्चे हैं, उनके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 9th 10th वालों के लिए भी एक पॉइंट तक हो सकता है, लेकिन 9th 10th वालों के लिए मैं खुद इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा ये कोर्स। ठीक है, आप लास्ट मिनट के लिए पढ़ लीजिए कि हाँ आपका एग्जाम आने वाला है कल, तो उस हिसाब से वन शॉट वीडियोज़ जो है वो बाद में हो सकता है मैं अपलोड करूँ, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपका रिवीजन हो जाए वो। ठीक है, लेकिन 9th 10th में क्या होता है ना कि ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का लोड इतना ज्यादा होता है कि इंग्लिश ग्रामर को फोकस करना स्पेसिफिकली इतना ज्यादा फ्रूटफुल होता नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनके लिए 5th से लेके 8th क्लास तक, इवन 9th भी आप कंसिडर कर सकते हो, 9th तक के लिए भी ये बैच देखना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा जो 11th 12th में जिनके पास भी इंग्लिश ग्रामर आता है, मेरे को इंग्लिश ग्रामर का इतना आइडिया नहीं है 11th 12th में किस में आता है किस में नहीं आता। ठीक है, थोड़ा बहुत जो आता है वहाँ पे बेनिफिशियल रह सकता है ये। ठीक है, उसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे भी जो भी इंग्लिश का सिलेबस रहता है उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपके आता है तो आप इसमें, आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा स्पेसिफिकली इन द ग्रामर पार्ट। ठीक है,
अब आता है सी पॉइंट उन लोगों के लिए, मैंने कवर कर लिया ऑलरेडी, हु आर इन कॉलेज। डी पॉइंट आता है हु आर टेकिंग कोचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। ठीक है, मैं इधर लगा। अब ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो पहले बार कोचिंग कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने इससे पहले यूट्यूब वगैरह देखा इंग्लिश ग्रामर के लिए, नहीं समझ में, कोचिंग किस चीज की, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। ठीक है ना, स्पेसिफिकली टू कॉम्पिटिटिव लेवल जो लोग इंग्लिश ग्रामर के लिए कोचिंग करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना, उससे पहले आप लोगों ने हो सकता है यूट्यूब पे देखा हो। यूट्यूब पे क्या होता है ना, ठीक है मैं बोलता हूँ कि एग्जाम आप लोग क्लियर कर सकते हो एग्जाम को, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये आता है कि एक बेस स्ट्रांग होता है ना, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो इजी लेवल प्लस जो डिफिकल्ट लेवल है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। वो यूट्यूब पे बहुत अच्छे एजुकेटर्स ने अपने पूरे वीडियो डाल रखे हैं, वन शॉट वीडियोस डाल रखा है, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सबका वीडियो डाल रखा है, वन शॉट वीडियो। और उससे हो सकता है आपका जो एग्जाम है उसमें आपको बेनिफिट भी हो, लेकिन बाय चांस मान लीजिए अगर एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा हाई आता है, अगर आता है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है ना, वो वीडियोस का देखना ना देखना बराबर हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि फाउंडेशन इतने अच्छे लेवल पे क्लियर नहीं है। ठीक है, तो उस फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए मैंने ये बैच बनाया, और ये मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा ताकि जो लोग ऑलरेडी भटके हुए हैं ना यूट्यूब पे, या फिर जो लोग ऑलरेडी कहीं कोचिंग पे जा रहे हैं, देखो कोचिंग पे भी क्या होता है कि ग्रामर पे ज्यादा फोकस किया जाता है और किसी भी चीज पे इतना फोकस नहीं किया जाता, वोकैबुलरी पे जरूर किया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह इतना नहीं होता। वो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस वोकैबुलरी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा बहुत पार्ट वो बता देते हैं कि इसकी टोन वगैरह कैसी है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अदरवाइज आपको ज्यादातर मैंने जो है वो वोकैब और इंग्लिश ग्रामर पे करनी पड़ती है, स्पेसिफिकली टू एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे एग्जाम्स। ठीक है, हाँ बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये बैच, जरूर से, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। जरूर देखना इसको पूरा, आज से स्टार्ट कर दो। जैसे इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, उसके बाद से मैं बहुत जल्दी अब बेसिक्स वाली क्लास लॉन्च करूंगा, जिसमें क्या होगा, जो पूरा बेसिक है इंग्लिश ग्रामर का, जो हमें लाइक मान लीजिए टेंसेस स्टार्ट करने से पहले जो हमें पढ़ना चाहिए वो उस वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है उन लोगों के लिए जो मैंने यहाँ पे देखो पूरा लिख रखा है भाई, पूरा लिख रखा है, क्योंकि क्या है कई सारे पॉइंट्स जो है इंट्रोडक्टरी क्लास में भूल जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। कंसेप्ट तो क्या हमें रटे हुए हैं कि हाँ ठीक है पढ़ाते टाइम याद रहेंगे, लेकिन जो इंट्रोडक्टरी क्लास होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसलिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिख के रखनी पड़ती है, अदरवाइज कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है हिंदी मीडियम के लिए। हाँ भाई सही, बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्यों बेनिफिशियल है, अब आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यूपी, बिहार में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो सब हिंदी मीडियम से, ज़्यादातर बच्चे मैं कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, तो उनको जो है वो इंग्लिश समझने में थोड़ी सी दिक्कत इस वजह से भी आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स में क्या होता है ना, इंग्लिश को ही बेस बना के पढ़ाया जाता है, और वैसे वो सही भी है। इंग्लिश को देखो क्या होता है, आज कोई भी लैंग्वेज आपने सीखी, जैसे आपने हिंदी सीखी है, बचपन में हिंदी को आपने कोई भी दूसरी लैंग्वेज को बेस बना करके नहीं सीखा था। हिंदी जो थी वो आपने कैसे सीखी थी, हिंदी आपने सीखी थी अपने आजू बाजू वालों से सुन करके, एक्सप्रेशंस जो वो करते थे हिंदी में बोलते थे, तो अब जैसे आपका जो नरिशमेंट होता है हिंदी को सुनते सुनते, तो वो एक प्रो लेवल पे होता है। ठीक है, अब हिंदी सीखने के लिए एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, क्या हिंदी सीखने के लिए हिंदी व्याकरण सीखी थी क्या पहले? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, हिंदी हमारी ज्यादा अच्छी है, हिंदी व्याकरण तो हमें आज तक भी नहीं आती हिंदी व्याकरण। बिल्कुल क्लियर बात है ये कि हिंदी व्याकरण हमें आज तक भी नहीं आती, और वो क्यों नहीं आती, सबसे बड़ा रीजन ये है उसका कि बहुत टफ लैंग्वेज है हिंदी, और उसकी व्याकरण से आज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी हिंदी व्याकरण को ध्यान में रखते हुए एक भी सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं उसको ध्यान में रख के बोलूंगा तो मैं पता नहीं कितने सेंटेंसेस गलत बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही इंग्लिश वाला भी रोल यही रहता है कि इंग्लिश उन लोगों की बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। आपने देखा होगा जो फॉरेन के जो लोग होते हैं उनकी इंग्लिश क्यों इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, जस्ट बिकॉज वो उसी एनवायरमेंट में नरिशमेंट होता है उनका, जिस वजह से क्या होता है कि वो जब ग्रो हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो इंग्लिश ही सीखते हुए जाते हैं, उनका एनवायरमेंट पूरा इंग्लिश वाला होता है, तो उस वजह से उनका जो एक्सेंट वगैरह है, जो सारी चीजें हैं, जो वो सोचते हैं वो इंग्लिश में सोचते हैं, तो वो निकलता भी उनसे सिर्फ इंग्लिश में। ठीक है, हम लोग हिंदी में सोचते हैं तो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज जो निकलती है हमारे मुंह से वो हिंदी निकलती है, तो उसका बहुत बड़ा रोल रहता है ये।
अब बात आती है यूपी बिहार में जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हिंदी इंग्लिश ग्रामर को समझने में। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस कोर्स का। मैं मानता हूँ कि किसी और लैंग्वेज को बेस बना करके इंग्लिश को पढ़ाना सही तरीका नहीं है, लेकिन इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी तरीके से कंसेप्ट पे चल रहे हैं। हाँ, मैं उस तरीके से नहीं चलूंगा कि हिंदी सेंटेंसेस की आखिरी में रहे थे, रही थी, या इस टाइप वाला सिनेरियो नहीं रहेगा मेरे एंड से ना। बहुत अच्छे लेवल पे मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको, ये गारंटी है। और मैं ज़्यादा आप बोल रहे होंगे कि ये तो ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन सच में आप जब इस कोर्स को कंप्लीट करोगे ना, आपको खुद को ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, यूट्यूब पे इतना अच्छा तरीके से पूरा का पूरा कोर्स किसी ने नहीं समझा। ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, आंसर्स आ जाते हैं बट बेस वीक है। इसका भी डिस्कशन मैंने पहले ही कर लिया आपसे कि कुछ लोगों का जो आंसर्स तो है वो आ जाते हैं, यूट्यूब से पढ़ लिया आपने, आंसर्स आने लग गए, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया या ऐसी कोई चीज़ फंस गई जिसमें मान लीजिए थोड़ा डीप लेवल का कंसेप्ट लग रहा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, यूट्यूब से पढ़ा हुआ जो नॉलेज है वो फेल हो जाता है, कंप्लीटली फेल हो जाता है उस पॉइंट पर आने के बाद। ये चीज़ बिल्कुल होती है। तो इसी वजह से ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है। अब आती है बुक्स की बात। बुक्स कौन सी? मार्केट में बहुत सारी बुक्स चलती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, बहुत सारे ऑथर्स की। क्या बेनिफिशियल है ये बुक्स? सच पूछो तो शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए नहीं है। रीज़न समझना, क्योंकि क्या इतने सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं, बच्चा अगर पहले बार, हाँ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी आती है, इंग्लिश में भी आती है वो बुक और इंग्लिश में भी आती है प्योर इंग्लिश में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इतने सारे रूल्स का पुलंदा होता है उस बुक में कि बच्चा भूल जाता है, कितनी बारी वो रिवाइज कर ले नहीं हो पाती वो चीज़ें क्लियर। वो जो मैं आपको बोला ना फाउंडेशन वाली चीज़, वो हमेशा वीक ही रहती है उससे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई बुक खरीदने का नीड नहीं है, इस कोर्स को देखो। आजकल AI बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो खुद भी AI वगैरह के थ्रू प्रैक्टिस करो, कुछ प्रैक्टिस मैं भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो बात यही आती है इतनी सी कि चीज़ें तो आपके पास बहुत सारी, मटेरियल आपके पास बहुत सारा है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये टोटली इन योर हैंड्स है। और दूसरी चीज़ ये कि इन वीडियोज़ में आपको मैं किसी भी तरह का कोई भी मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं करूँगा भाई, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो बहुत टेम्पररी होता है, ठीक है। आप ये चीज़ मानो चाहे मत मानो, आपको आज किसी एजुकेटर ने मोटिवेट किया, आप मोटिवेटेड रहोगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उसके बाद आप जैसे पहले थे वैसे ही वापस हो जाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ मोटिवेशन देखा, आपने अपने आप का नेचर चेंज नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका नेचर कैसा है। आज बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को कितना भी डिमोटिवेट करने की कोशिश कर लो, किसी को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन वो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका जो टेम्परामेंट है, उनका जो नेचर है वो वैसा ही है। खुश रहने का जिसका नेचर होता है वो खुश रहता है, जिसका दुखी रहने का नेचर है उसके पास कितना भी पैसा आ जाए वो दुखी ही रहता है। तो पॉइंट इतना सा रहता है बस कि आपको अपना नेचर चेंज करना है। कोई सामने वाला कितने एक्सटर्नल मोटिवेशन देता रहे आपको, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मोटिवेशन इन वीडियोस में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना यार। थोड़ा बहुत हो सकता है कभी कभार मैं ऐसी बातें करके आपको बता दूं, लेकिन रियलिटी यही है कि मोटिवेशन कभी भी इतना हेल्पफुल नहीं रहता है। जिनके लिए रहा होगा उनके लिए रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को अपना नेचर चेंज करना ही होता है, देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम, ठीक है। अब 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्र होते हैं, क्या होते हैं वो? एक तो होता है लर्न, एक होता है प्रैक्टिस, और एक होता है रिवाइज। ये 2 काम मैं करवा दूंगा आपके। ये वाला काम कंप्लीटली आपको ही करना पड़ेगा, रिवाइज वाला, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, इसका पूरा का पूरा डिपेंडेंसी आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपको करना है, रिवाइज कैसे करना है, कैसे नोट्स बनाना है, ये सब आपको देखना है। मैं आपको सिर्फ पढ़ाने का काम करूंगा, और इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको नहीं पढ़ाया होगा किसी ने भी। 50 बार बोल रहा हूँ भाई, नहीं पढ़ा होगा इतना अच्छे से। इतना अगर कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो बात को मानना मेरी, सच में, ठीक है। अब ये कोर्स देखने के बाद आपके कौन कौन से एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो कवर हो जाएंगे, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्स टू बी कवर्ड। कौन कौन से एग्जाम्स आपके कवर होंगे? सबसे पहले एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें बेनिफिशियल है, साथ में बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, साथ में उसके अलावा डिफेंस के भी जो एग्जाम्स है ना, डिफेंस के एग्जाम्स,
कौन कौन से? CDS, NDA, एयरफोर्स, और उसके अलावा हाँ अग्निवीर। इन सब के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये कोर्स, ठीक है। डिफेंस में एक बात हो गई, अब हम बात करते हैं टीचिंग में। टीचिंग में भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं? PRT, PGT का एग्जाम, TGT, केवी स्कूल के जो होते हैं उसमें टीचर बनने के लिए, CTET, STET, ठीक है। इसके अलावा स्टेट के एग्जाम्स, स्टेट का SSC और DSSB, ये दिल्ली के लिए होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और कि इंग्लिश का रोल जो है ना वो सिर्फ एग्जाम क्लियर करने तक के लिए नहीं है, ठीक है। इंग्लिश का रोल हमारे जो डेली लाइफ है आफ्टर सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसी वजह से मेरा मानना यही है, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश ग्रामर इसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। साथ में वोकैबुलरी, देखो इंग्लिश ग्रामर का अपना रोल है, वोकैबुलरी का अपना रोल है। वोकैबुलरी के बिना इंग्लिश ग्रामर कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर वोकैब ही नहीं आपके पास तो इंग्लिश ग्रामर को अप्लाई कहाँ पे करोगे, ठीक है। तो मेरा इस कोर्स को इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है, इस तरह से मैंने इसको स्ट्रक्चर किया है कि आपका अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम, अगर देखिए एग्ज़ाम में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप वो तो ठीक है, एग्ज़ाम में आपने प्रिपेयर किया, आपका एग्ज़ाम निकल गया, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बिना इंग्लिश ग्रामर की अगर उनके कोई काम भी नहीं आ रही हो आज की तारीख में, जैसे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, वो इंग्लिश ग्रामर उनकी कोई काम की नहीं है। लेकिन कुछ लोग बहुत एंथुजियास्ट होते हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। तो उनको मैं बोल दूं कि उनके लिए बेनिफिट होने वाला है इस कोर्स का, बहुत बेनिफिशियल है ये कोर्स उन लोगों के लिए भी। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट है कि हाँ इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे हम, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे जो एडवर्टीजमेंट्स आपने देखे होंगे, मार्केट में आप जाते होंगे तो अंग्रेजी बोलना सीखिए, है ना। ये बहुत फेमस कोट है, ये बहुत मैंने भी देखा है कि हाँ यार अंग्रेजी बोलना सीखिए वाला जो एक रोल रहता है, एक एडवर्टीजमेंट का तरीका होता है लोगों का कि हाँ ठीक है हम इंग्लिश बोलना सिखाएंगे आपको। तो वो मेरे हिसाब से, जस्ट मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ, इट इज़ टोटली अ स्कैम। ये वो लोग, उनकी तरफ से कोई स्कैम नहीं है, ये सोच का स्कैम होता है बस कि हमें इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है ना कि वहाँ पे आप मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूट पे आप गए, वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश के में आपको बोलना सिखाया, वही ग्रामर ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या आपको एक कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ यार मैं इंग्लिश ग्रामर सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, ऐसा आपको एक कॉन्फिडेंस लगेगा। लेकिन वो कोई बेनिफिट का नहीं होगा, क्योंकि घर आकर के आपको वापस से हिंदी में बात करनी है। आप किससे बात करोगे इंग्लिश में? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, आप बात किससे करोगे इंग्लिश में? तो अगर कोई क्लेम करता है ना कि अंग्रेजी बोलना सीखे, तो उनको आप बताइए, वो जरूर आपको पिच करेंगे कि हाँ यार आप आओ, आपको बहुत अच्छे से हम लोग सिखाएंगे, ग्रामर सिखाएंगे, ये सिखाएंगे। तो उनको बोल देना कि सर सिर्फ ग्रामर से कुछ नहीं होता, इंग्लिश का टेम्परामेंट चाहिए होता है, इंग्लिश का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। उसके बिना इंग्लिश को सीखना, बोलने के लिए, आई एम स्पीकिंग कि बोलने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसके बिना नहीं सीख सकते। तो क्या किया जाए? बोलना, हमें तो बोलना सीखना था। कुछ लोग तो ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि उनको तो इंग्लिश बोलनी कैसे, ऐसे वो चीज़ सीखनी थी। तो उसका एक सिंपल सा मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। टिप ये है कि मान लीजिए जैसे आपने आज एक गाना सुना, ठीक है, गाना आपने सुना, हिंदी के गाने सुनते हैं बहुत लोग यहाँ पे, इंग्लिश के गाने सुनते हैं तो उसको ट्यूनिंग के लिए सुनते हैं, लिरिक्स नहीं सुनते उनके, क्योंकि लिरिक्स समझ ही नहीं आते बहुत लोगों को। ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई शर्म वाली बात भी नहीं है, नहीं आते बहुत लोगों को। तो उसका क्या इलाज है? आप एक काम करो, सिंपल सा एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ, कोई भी इंग्लिश सॉन्ग सेलेक्ट करो, अच्छा सा बढ़िया सा, उसके लिरिक्स समझने की कोशिश करो। नहीं आएंगे समझ में, 110% नहीं आएंगे। समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका प्लेबैक स्पीड को 0.90 या 0.80 पे कर दो, क्योंकि उन लोगों की इंग्लिश थोड़ी ना खराब है, इंग्लिश तो हमारी खराब है। हम लोग ऑब्वियसली बात, हम लोग नेटिव हिंदी पढ़ के आए हैं, उनसे आप बुलवा के देख लो हिंदी एक बार, वो बोल सकते हैं कि हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो हम लोग कैसे इंग्लिश इतना अच्छा फ्लुएंट बोल सकते हैं? ठीक है, बट हाँ ग्लोबल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अगर आप कहीं आज घूमने भी जाते हो आउट ऑफ इंडिया वगैरह, तो वहाँ पे भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके पास एक एज रहता है, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सॉन्ग सेलेक्ट करो लिरिक्स के साथ वाला, ठीक है ना। बहुत सारे सॉन्ग्स में लिरिक्स आता है, लिरिक्स वाला लिख के सर्च करना। जैसे ओल्ड टाउन रोड मैंने सेलेक्ट किया, ओल्ड टाउन रोड लिरिक्स करके मैंने सर्च करा उसको,
सर्च करने के बाद सबसे पहले तो यूट्यूब पे जाकर के उसका प्लेबैक स्पीड जो है वो 0.80 या 0.90 पे कर दो, ताकि उसके जो वोकल्स हैं उसके साथ साथ आप गा पाओ। वो जिस स्पीड में गा रहे हैं उस स्पीड में तो आप नहीं गा पाओगे, ये तो मेरी गारंटी है। तो इसलिए आप उसकी स्पीड को कम करो, उनके साथ रिदम बनाने की कोशिश करो कि हाँ जिस स्पीड से वो बोल रहे हैं 0.80 पे तो आप मैच कर लोगे, 0.70 पे कर लोगे, नहीं तो 0.60 या 0.50 तक तो कर ही लोगे भाई। इतनी खराब तो किसी की भी नहीं होती है ना। हमें वो जो बोल रहे हैं वही तो बोल रहे हैं, लिरिक्स को मैच करना है, दैट्स इट। बस वो जिस फ्लो में बोल रहे हैं उस हिसाब से बोलना है। तो उसको कंटिन्यू बेसिस पे जब आप सुनते रहोगे, गाते रहोगे, इंग्लिश में गाने गाओगे, मीनिंग भी समझोगे थोड़ा बहुत उनका, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके माइंड में, आपका माइंड जो है वो इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आप इंग्लिश में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, जस्ट इन द केस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आपको स्पीकिंग के लिए सीखनी है तो आपको मैंने तरीका बता दिया, इंग्लिश सॉन्ग सुनो। मेरे को कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में काफी ज्यादा बेनिफिट मिला, मैंने ऐसे ही गाने वगैरह सुने, जो मैंने अपने साथ किया वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। दूसरा, आपके पास वेब सीरीज के ऑप्शंस हैं बहुत सारे, इंग्लिश की बहुत शानदार शानदार वेब सीरीज हैं। आप फ्रेंड्स देख सकते हो, आप इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया है, 2.5 मैंने, ये सारे जो सीरीज हैं ये आप देख सकते हो फॉर स्पीकिंग। और जिसको सिर्फ एग्जाम के लिए इंग्लिश को पढ़ना है तो वो मेरा कोर्स ज़रूर देखें, और जिसको सिर्फ बोलने के लिए करना है तो वो मेरे कोर्स ना देखें, उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला इससे। हाँ, अगर आपको किसी यूके के बंदे से बात करनी है, किसी यूके के पर्सन से बात करनी है, तो उस केस में ज़रूर ये बैच बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यूके वाले जो लोग हैं उनके लिए इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अब हम एग्जाम की बात करेंगे, तो एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो ग्रामर, ठीक है। ग्रामर की स्पेलिंग ध्यान रखना, GRAMMAR होती है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को तो ग्रामर की स्पेलिंग भी GRAMMER याद रहती है, तो उस पर भी वर्कआउट कर लेना थोड़ा सा कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है ना। स्पेलिंग एरर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, बस इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं फिलर्स। ग्रामर में जो आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके आते हैं फिलर्स के, ठीक है। उसके बाद आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बाद आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एरर्स के। उसके अलावा आपके पास वॉइसेस, नरेशन, और छोटा कर देता हूं, वॉइसेस, नरेशन। इसके अलावा आपके पास आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेजेस, क्लॉजेस और ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह के आपके पास सेंटेंसेस, जो ग्रामर का जो रोल रहता है मेन, वो इन टॉपिक्स में पूछा जाता है, ठीक है। यही हम लोग पढ़ेंगे, बस अलग अलग अंदाज में इनको पूछा जाता है। जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लिया, फिलर्स में पूछ लिया, तो कैसे कैसे होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे आगे, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आता है वोकैब वाला पार्ट। वोकैब वाले पार्ट में क्या आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। हाँ, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग टेस्ट, इस तरह की चीजें पूछी जाती है वोकैबुलरी में। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है आप लोगों का, ठीक है। बहुत सारे कोड वर्ड्स जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कोड वर्ड्स नहीं बोलते हैं उनको, हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड्स, यस, उनको हम लोग रूट वर्ड्स बोलते हैं। उससे आप काफी सारी वोकैबुलरी याद कर सकते हो, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना होता है, वो चीजें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे परमानेंट बेसिस पे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा रोल इसमें आप ही का रहता है। ग्रामर तो मैं सिखा दूंगा आपको, वोकैबुलरी में भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ग्रामर, जैसे ग्रामर में भी आपको मेहनत करनी है, वोकैब में आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी है खुद के लेवल पे, ठीक है। ग्रामर में मैं आपके साथ हूँ, हर एक चीज को अच्छे से डिटेल में समझाना मेरा काम है। वोकैबुलरी के पार्ट में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं एक पॉइंट तक ही आपको असिस्ट कर सकता हूँ उसमें। तीसरा पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें क्या आता है, आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजंपल, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं, और ये तीन चीजें ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करती हैं लोगों को, क्योंकि कई बार अगर ये चीजें टफ आ गई, क्लोज टेस्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर टफ आ गया, तो फोकट के नंबर जो आने वाले होते हैं वही फोकट के नंबर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे मेहनत करनी है, इसमें भी एक पॉइंट हो सकता है कि मैं आपको असिस्ट करूं, लेकिन अल्टीमेटली ये आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस करा है अभी तक।
और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आजकल AI बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उसी के लिए मैं आपके साथ हूँ और आपको हर एक लेवल पे मैं सपोर्ट करूँगा, ठीक है। बस सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इंग्लिश को लोग एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, इंग्लिश जबकि एक लैंग्वेज है। इसीलिए बहुत जगहों पे इंग्लिश को पढ़ाया जाता है हिंदी को बेस बना करके, जो कि सबसे ज़्यादा गलत तरीका है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने का, ठीक है। हिंदी आपने हिंदी के बेस पे ही समझी थी, इंग्लिश भी आपको इंग्लिश के बेस पे समझनी चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने आपको बोला कि ये बेनिफिट होने वाला है ये कोर्स का, तो वो किस तरह से बेनिफिट होगा ये मेरा हेडेक है, मेरे को कैसे सॉर्टेड करनी है ये चीज़। लेकिन हाँ, ज़रूर से ये बात बोल रहा हूँ, मैं हिंदी को बेस बना करके तो मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा। हिंदी में आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में हम लोग बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इंग्लिश को मैं इंग्लिश का ही बेस बना के सिखाना चाहता हूँ। कैसे इंग्लिश होती है, क्या इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश जो नॉर्मली जो आपको बोलनी है रेगुलर डेज में, तो वो आपको मैंने सोर्सेज बता दिए, आप वेब सीरीज देखो, सॉन्ग सुनो, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीडिंग तो करने की नीड ही नहीं है। कभी आपने हिंदी रीडिंग करके नहीं सीखी तो आपको इंग्लिश सीखने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू हिंदी, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि आपके लिए कोर्स है या नहीं। इफ़ यू ओनली वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग एंड एक्सेंट, दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू, ओके। तो अगर आपको इस तरह से बोलना सीखना है तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। इस कोर्स के लिए आप लोग जो मैंने आपको सोर्सेज बताए उस पर फोकस करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर कुछ रह जाता है तो वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी हैं। अब आपका काम है कि आपको इस चीज़ को वीडियो को देखना है और उसके बाद अब वेट करना है मेरी बेसिक्स वाली क्लास जो आएगी उसका। उसमें मैं आपको पूरा इंग्लिश कैसे क्या रहता है, सारा जो एक स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी चीज़ को बताने का, उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आप अगर बोलेंगे तो इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, PDF लिख के भेज देना कि हाँ आपको PDF चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है ना, इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे आने वाले टाइम में भी। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, एंड प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना अनटिल अनलेस आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, और मेरे कोर्स को तो कंटिन्यू रखना ही सही आफ्टर द सिलेक्शन, क्योंकि ये आपके बाद में भी काम आएगा। थैंक यू सो मच।